नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। इस बार हमारा विषय है भारत और चीन के बीच के संबंध। भारत और चीन के बीच में पिछले कुछ समय से, बल्कि लंबे समय से मैं कहूँगी कि सीमा को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। 15 दौर की कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर अभी भी तनाव बना हुआ है। भारत को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए मसला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन बातचीत का ये दौर लंबा ही खिंचता जा रहा है। इस तनाव को समझने की कोशिश करेंगे हमारे आज के खास मेहमान मेजर जनरल राज मेहता, और सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा पे। थैंक यू। जैसा कि मैंने ओपनिंग में ही बता दिया है कि विषय है भारत और चीन के संबंध। जब शांग्रीला डायलॉग में चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर जो तनाव है उसका जिम्मेदार भारत है, क्योंकि चीन को अपनी सीमा में भारतीय हथियार मिले, और चीन ने ये भी आरोप लगाया कि भारत लोगों को भी उसकी सीमा में भेजता है। तो इन आरोपों को लेकर जब आपने सुना तो मन में क्या ख्याल आया? जो चाइनीज स्टेटमेंट है ये बेबुनियाद है मैम। और अगर आप मेरे से पूछें एज एन ऑफिसर विद अबाउट 39 years ऑफ सर्विस, मैं तो ये कह सकता हूँ चाइना से हमारी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। यही उनसे कोई भी जो कमेंटेटर है या ऑब्जर्वर है, यही उम्मीद हम उनके साथ रखते हैं। कारण ये है कि रिश्ता कई सालों से ख़राब है मैम। आपको तो मालूम है कि ये प्रॉब्लम 1959 में शुरू हुई थी जी, और आज तक इसका अंत देखने को नहीं मिला। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो LAC की प्रॉब्लम हुई है फ्रॉम 5 मई 2020 ऑनवर्ड, उसकी असली जिम्मेवारी तो चीन की है। अब अपनी पोजीशन को या अपने कसूर को ना मानते हुए इंडिया के खिलाफ इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना, ये तो कोई ख़ास अक्लमंदी या दोस्ती यारी की बात नहीं है, बल्कि एक इशारा है कि इस सिचुएशन को काबू में लाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, कई साल बीत जाएंगे बिफोर दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड। बिकॉज इस वक्त चीन को ये सूट नहीं कर रहा कि इस मामले को सुलझाया जाए। इसीलिए वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है कि अभी भी जो इंडिया है, बेशक में हम बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत बायलैटरल ही है, कोई थर्ड पार्टी इसमें दखल नहीं दे सकती, लेकिन जो चीन की नीयत है, जो चीन का पक्ष है, वो अभी भी जो कड़ा रुख है भारत को जिम्मेदार ठहराने का, वो उसी पर कायम रहना चाहता है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है मैम। अगर आप नोट करें कि ये मई 2020 की प्रॉब्लम जो शुरू हुई थी, कैसे हुई, उस टाइम शायद इंडिया की निगरानी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर थी। उसका फ़ायदा लेकर के और क्रीपिंग फॉरवर्ड, आहिस्ते 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 उस पोजीशन पे पहुंचना जो ये सोचते हैं इनका हक बनता है ऑन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये तो जब हमें होश आई कि ये गलत काम कर रहे हैं और कन्फ्रंटेशन हो गई, और इस वक्त आमने सामने बैठे हुए हैं लगभग 60,000 ट्रुप्स दोनों साइड के मिला करके, तब ये सिचुएशन काबू में आई है। नहीं तो इनका बस चलता तो ये तो आगे चलते रहते। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्रीपिंग उनकी स्ट्रैटेजी थी फॉरवर्ड, एंड सबको मालूम है कि क्रीपिंग फॉरवर्ड इन्होंने की है, पर वो हिंदुस्तानी फौज और बल्कि कि आर्म फोर्सेस की काबिलियत भी है और दम भी है कि जब पता चल गया तो फौरी इलाज किया गया, जिसके तहत फिर इनको मुंह की खानी पड़ी। और अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इंटरनेशनल फोरम में। शांग्रीला जो अब की बार हुआ है जून में सिंगापुर में, इसमें दुनिया भर देख रही थी कि चीन क्या बोलने वाला है। अमेरिका भी आया हुआ था वहाँ पर, इंडिया ने भी अपना पक्ष सामने रखा। तो इस तरीके के भड़काऊ स्टेटमेंट देना इतने बड़े मुल्क को सूट नहीं करता, ना ही दिखाता है कि इनकी नीयत है कि ये मामला रफा दफा करके हम आगे बढ़ें। उसकी तो कोई ऐसी निशानी नहीं है। हाँ, ऐसे में जब चीन के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक इंटरनेशनल मंच से इस तरह से बात की जाती है, तो उन प्रयासों को कितना बड़ा एक सेटबैक या वापस वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो
15 राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत हुई है, ये सारा वक्त जो इन्वेस्ट हुआ है, सारी कोशिशें जो हमारे कमांडर्स की हुई है, ऑफिसर्स की हुई है, ये सारा जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल ही जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही किसी नतीजे पर नहीं आ पाई, वेस्ट है। मेरे को ऐसा लगता है मैम कि हमें इसको 2 लेवल्स पर देखना चाहिए। एक है बहुत सीनियर लेवल जो इनके डिफेंस मिनिस्टर की है। अब अगर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूं, पर ये ज़रूरी बात है, मैं कहना चाहता हूं, आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल सर। हाँ। जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये 1954 बॉर्न बंदे हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, और इनका फौज का जो तजुर्बा रहा है, और बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है इनका, वो चाइना के रॉकेट फोर्सेस में था। आपको पता है कि ये रॉकेट फोर्सेस एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्सेस है। तो ये बंदा जो उठकर सामने उभरा है या आया है, ये मिसाइल फोर्सेस, रॉकेट फोर्सेस से उठकर आया है। आज इसकी पोजीशन ये है कि ही इज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द CMC, चाइना मिलिट्री कमीशन, जिसके चेयरमैन हैं जी जिनपिंग। उसके बाद 2 वाइस चेयरमैन हैं जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, और चौथा नंबर इनका आता है। तो एक तो ये लेवल हो गई कि इतने बड़े मुल्क का नंबर 4 सीनियर ये बातें कर रहा है कि ये प्रॉब्लम इंडिया ने शुरू की, इंडिया हथियार भेजता है, इंडिया बंदे भेजता है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब सीनियर मोस्ट लेवल आपको इशारा दे रही है कि हम हाथ मिलाने में तैयार नहीं है। अब सबसे निचली लेवल पर आप आ जाएं, कमांडर लेवल पर। कमांडर तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का है, 3 स्टार है। ये तो 4 स्टार जनरल हैं और इतने ज्यादा सीनियर हैं। तो मैं दोबारा रिएटरेट कर रहा हूं कि ये 2 लेवल हो गई। एक वो लेवल जहां पर बातचीत चलती है, उसका इंटरप्रिटेशन सीनियर मोस्ट लेवल को करना है। तो इनका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो कुछ हुआ है उसका खास हमें असर नहीं पड़ा, या हमारे ऊपर असर नहीं पड़ा। ऑब्वियसली इंडिया भी तो बेवकूफ़ नहीं है। हमारे भी जो लोग जब जाकर मिलते हैं तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सबको फीडबैक जाता है। बल्कि हमारी टीम में तो एक्सटर्नल अफेयर्स के बंदे शामिल हैं। बिल्कुल, पहले नहीं हुआ करते थे, अब शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से टॉक्स को सीरियसली ले रहे हैं। अगर जिससे बात कर रहे हैं वो सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, या उनके सीनियर मोस्ट लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि छेड़खानी तो आपने की, शुरुआत आपने की, अब खत्म भी आप ही करोगे, हाउएवर हम बात करते रहेंगे। तो इसीलिए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने भी कड़े शब्दों में यही बोला है कि देखो भाई, LAC का एक सूत और आपको नहीं जाने वाला, हम इसका स्टेटस बदलने नहीं देंगे। तो ये तो इंडिया का रिजॉल्व पूरी दुनिया के सामने आ गया कि कुछ भी हो जाए, अब जब हम हैं ही गुत्थम गुत्थी में, आमने सामने हैं, तो फिर आप भी हैं, हम भी हैं, देख लेंगे क्या होता है। क्योंकि दुनिया में यूक्रेन और रूस की वॉर का भी काफ़ी असर हो रहा है, और इसी वजह से चीन और इंडिया के बॉर्डर की जो टेंशन है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी बार बार उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन के साथ बॉर्डर प्रॉब्लम जो इंडिया का है, वो भी क्या यूक्रेन और रूस के बराबर उसको कंपेयर किया जा रहा है। इस पर आप, इस कंपैरिजन पे आप क्या कहते हैं? कंपैरिजन का कुछ बेसिस मेरे को तो नहीं नज़र आता मैम, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अलग हैं। अलग है, हाँ। अब अगर रशिया और यूक्रेन की तरफ देखें, तो यूक्रेन एक ज़माने में न्यूक्लियर पावर था, 1991 रूस के टूटने से पहले। आज तो उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। सही बात, न्यूक्लियर हथियार हैं दुनिया पे नंबर 1 या नंबर 2 पर, तो वो रशिया के पास। सेकेंडली, 1991 तक यूक्रेन रशिया का हिस्सा था।
वो तो यूएसएसआर के बिखर जाने के बाद इट बिकेम अ कंट्री लाइक रशिया। तो मतलब इनका अम्बिलिकल कॉर्ड था, रिश्ते थे जी। खास करके वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत अत्याचार हुए यूक्रेन की टेरिटरी में। आपको तो मालूम है लाखों जूज मारे गए, जो रशिया में कम थे यूक्रेन में बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल। और आज आप इनके कैपिटल कीव में जाएं तो कीव की सबसे बड़ी इमारत वो मेमोरियल है जूस के लिए, जहां लगभग 3 लाख लोगों के जो रिमेन्स हैं वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि 1991 से अमेरिका की, नेटो की, यूरोपियन यूनियन की कोशिश रही है कि यूक्रेन को हम नेटो में जज़ब कर लें। तो इसकी वजह से जो डायनेमिक्स हैं यूक्रेन के वो तो काफ़ी बदल गए हैं। रशिया इस बात पर नाराज़ है, ऐसा लगता है कि पुतिन साहब खास करके नाराज़ हैं कि जो हमारा हिस्सा था अब हमसे बिखरता जा रहा है। अमेरिका पहले भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, और वो इसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। इनको पटाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हमारे साथ शरीक हो जाओ। तो ऑब्वियसली वो आप कैसे कंपेयर करेंगे ऑफ इंडिया विद चाइना? ये दो बड़ी ग्रेट सिविलाइजेशन हैं। ठीक है, रशिया का साइज बड़ा है जी, वो हम मानते हैं, बट हैविंग सेड दैट, ये दो मुल्क कभी भी एक नहीं थे, अनलाइक रशिया एंड यूक्रेन। बिल्कुल। और बड़े मुल्क हैं। आई मीन इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। और चाइना का अपना स्थान है। तो ये जो इनका अनबन हुआ है ये तो इंडिपेंडेंस होने के बाद हुआ है मैम। बिल्कुल। 1947 में इसकी नींव डली थी अंग्रेज़ों के जाने के बाद, और 49-50 में फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई, बिकॉज दोनों की जो परसेप्शन थी वो अलग थी। चीन की, मैं इसके साथ ख़त्म कर रहा हूँ ये हिस्सा, चीन की परसेप्शन ये है कि दुनिया का सेंटर एक ही है, वो बीजिंग है। पहले पीकिंग बोलते थे, आज बीजिंग बोल रहे हैं। इंडिया ने इसको कभी सब्सक्राइब ही नहीं किया। इंडिया ने तो विश्वास में बोला था कि आप पंचशील करो, बिल्कुल, हिंदी चीनी भाई भाई करो, वो तो एक डिसेंट तरीका था इनसे हाथ मिलाने का। चीन ने इसको स्वीकार नहीं किया और तब से खटपट चली रही है, खत्म तो नहीं हुई। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझेंगे कि खटपट जो चीन के साथ शुरू हुई है उसका मूल कारण क्या है और क्यों जो है भारत की तरफ से जो कोशिशें हैं क्या वो सही दिशा में जा रही हैं। अभी भारत कहाँ पर खड़ा है, तैयारियाँ क्या चल रही हैं भारत का चीन के साथ संबंधों में जो तनाव है उसे लेकर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे चर्चा में। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत और चीन के संबंधों की, और भारत और चीन के संबंधों में जो खटास है वो किस तरह से इसको स्थिति को भारत सुधार सकता है, इस पर हमें अपनी विशेष राय दे रहे हैं मेजर जनरल राज मेहता। मेजर, आप कह रहे थे कि चीन ये चाहता है कि दुनिया का सेंटर जो है वो बीजिंग बना रहे, और इसमें अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो क्या भारत, उसे लगता है कि सबसे बड़ी बाधा है, जबकि भारत का ये कॉन्सेप्ट रहा है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। भारत की तरफ से क्या इस मैसेज में कुछ कमी रह गई, या फिर हमारे एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई, या फिर चीन ही इतना ज़्यादा उसकी नीयत ख़राब है कि ये जो प्रयास हैं भारत के ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? मैम, इसकी सही इंटरप्रिटेशन ये है कि चीन की सोच कि बीजिंग दुनिया का सेंटर है ये लगभग 3000 साल पुरानी है। तो इसमें हिंदुस्तान की कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये तो देखा जाए तो ना अमेरिका को मानते हैं, ना रशिया को मानते हैं, ना किसी और मुल्क को मानते हैं। ये तो यही कहते हैं कि दुनिया हम ही से शुरू होती है, हम ही से ख़त्म होती है, और जो हमारा कैपिटल है वो एक्चुअली दुनिया का कैपिटल है। अब ये चाइनीज़ एम्परर्स में कब आई, कैसी आई, वो एक अलग अपने दर्जे का टॉपिक है। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारी नेशनल पॉलिसी ये थी कि हमने दुनिया के साथ नॉन अलाइंड रहना है, और हमने, क्योंकि ये गांधी का मुल्क है, गौतम बुद्ध का मुल्क है, हमें अमन और शांति चाहिए। अब इसमें तो कोई किसी की इरिटेशन या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर चीन की प्रॉब्लम है तो चीन ही संभाले ना, हमने तो उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। बिल्कुल। बल्कि जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे
आज उनकी जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी गलतियां निकाली जा रही हैं, बिकॉज कई तरीके से उसकी जो कमजोरियां थी वो चीन के एग्जाम्पल में ज़्यादा उभर करके आई हैं, जिससे हम दूसरी का हाथ मिलाना चाह रहे हैं। उसने पीठ में चाकू घोंप दिया मैम 62 की लड़ाई में जी, और उसके बाद हमारे रिश्ते बुरे ही रहे। फिर पाकिस्तान के साथ उनका जाना, तो पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली आपको मालूम होगा, आपको तो बड़ी गहराई में मालूम है कि पाकिस्तान इज कंसिडर्ड सैटेलाइट ऑफ चाइना, और जिस तरीके की इनकी हरकतें चल रही हैं वो इसी बात को रीइंफोर्स करती हैं कि इन्होंने लगभग अपनी आज़ादी करीब करीब बेच खाई है और एक तरीके से चाइना के सरोगेट बने बैठे हैं। ये भी बहुत एक चिंता की बात है कि अगर पाकिस्तान खुद को इस तरह से बेच देगा चीन के पास, क्योंकि बहुत ही बकाया एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है पाकिस्तान को चीन को चुकाना है। इससे लेकर आपको क्या लगता है कि इंडियन स्ट्रैटेजी जो है किस दिशा में जा रही है, या फिर आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरा ऑब्जर्वेशन ये है मैम कि हमने एक बुनियादी गलती की है, कई सालों से करते आ रहे हैं, अब शायद उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। वो ये है कि हमने पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है और चीन की तरफ बहुत कम, जबकि इसके बरखिलाफ एक्शन होना चाहिए था। चाइना की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना था और पाकिस्तान की तरफ कम। अब पाकिस्तान इज अ नेशन विच वाज बॉर्न इन कॉन्ट्रडिक्शन। इनकी टू नेशन थ्योरी बर्बाद हो गई मैम। बांग्लादेश आज़ाद है, इनके जो दो विंग्स की कहानी थी वही उबड़ खाबड़ हो गई। अब इनकी फाइनेंसेस डामाडोल हैं, इनकी फौज टेक ओवर करने से हटती नहीं है। तो इस मुल्क में टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है मैम। तो आए दिन जो हमने एक नेचर देख लिया था कि हर चीज़ के लिए पाकिस्तान को कोसा जाना इंडिया की तरफ से, या फिर पाकिस्तान हमेशा हर चीज़ के लिए कम होना चाहिए मैम, बिकॉज असली डेंजर हमें चाइना से है। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी डिप्लॉयमेंट हटा दें वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। अगर उनके पास खाने पीने के लिए, पेट्रोल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो उन्हीं की बनाई हुई प्रॉब्लम है। उनको कोई मदद करे तो चीन करे। हमारी ज़्यादा वरी ये है कि हमारे 3460 किलोमीटर का बॉर्डर चीन के साथ है। बिल्कुल। और ये बॉर्डर अनस्टेबल है और 1959 ऑनवर्ड से अनस्टेबल रहा है। हमको ये भी मालूम है कि कुछ सालों के बाद चीन ने अपनी 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट करनी है, जिसमें उनका दावा है दुनिया के सामने कि हम वर्ल्ड के अकेले सुपर पावर बन जाएंगे। अब कोई मुल्क इस तरीके की बातें करे तो जिन मुल्कों का बॉर्डर उनके साथ मिल रहा है और हम एक ऐसे मुल्क हैं, हमें ध्यान देना, अलर्ट रहना, अपनी तैयारी पूरी करना तो लाजिम हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी, एंड आई थिंक वी आर नाउ डिवोटिंग द राइट अटेंशन। लोग परेशान हैं कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चीन का बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। पैंगोंग सो एक तालाब है, हाई अल्टीट्यूड तालाब, उसके ऊपर पुल बना लिए वगैरह वगैरह। बट हम जानबूझकर ये नहीं कह रहे कि हम बेवकूफ़ तो है नहीं। तो हमारी तैयारी पुरजोर तरीके से की जा रही है और मैं नहीं सोचता कि हम इस बात पर मार खाने वाले हैं। जो हो गया सो हो गया। अब विश्वास की जो स्ट्रैटेजी है हमारी चीन के खिलाफ, उसको हमने कैलिब्रेट करके आगे बढ़ना है। अंधविश्वास के ज़माने गए। आपको मालूम है कि हमने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन, पैंगोंग सो की जो पहाड़ियाँ हैं जिसको कैलाश रेंज बोलते हैं जी, उसके ऊपर हमने इनको इतना हैरान कर दिया था कि इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को घर भेज दिया, चीन ने, फौजियों को, क्योंकि उन्होंने लापरवाही दिखाई और वो हमने ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई करने के बाद उसको हमने खाली कर दिया। वो हमारा बड़ापन है, कह लीजिए कि हमारा बड़ापन है। पर चीन ने अब क्या किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके कोशिश ये की है कि आइंदा इस तरीके से हमारी सरप्राइज ना हो तो हम हिंदुस्तान को देख लेंगे। पर हम ऐसे मामलों में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता फौजी होने के नाते, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी आगे चीन के साथ लड़ाई होगी तो हम कमज़ोर नहीं पाए जाएंगे।
तो उम्मीद ये है हर एक फौजी की सीक्रेट विश ये रहती है कि लड़ाई ना हो। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि हम खून खराबे में दिलचस्पी लेते हैं, ये फालतू की बात है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि किसी भी मुल्क के साथ हमारी लड़ाई ना हो और प्रगति हो, और प्रगति करने के लिए दूसरा बंदा भी राजी होना चाहिए ना, वन साइडेड तो होता नहीं। बिल्कुल, दोस्ती दोनों तरफ से, हाथ दोनों तरफ से मिलाने पड़ते हैं। गलवान का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि गलवान में जिस तरह से चीन की तरफ से रिएक्शंस रहा या फिर एक्शंस रहे हैं, ये कहा गया कि चीनियों ने युद्ध के जो तमाम नियम थे उनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया और सारे रूल्स तोड़े, रेगुलेशंस तोड़े और वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ की है, जबकि भारत की तरफ से कोशिश की गई कि सारे जो नॉर्म्स है वो फॉलो किया गया। ये चीनी जो ट्रेंड है, चीनी सैनिकों का या सेना का जो ट्रेंड है, इससे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि चीन को ऐसा लगता है कि कोई भी नॉर्म्स या फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स है या फिर रूल्स है, इसके ऊपर चीन को नहीं चलना है। मेरे ख्याल चीन के ऊपर बड़ी आलोचना हुई है मैम इस बदतमीजी के लिए। जयशंकर साहब बोलने में किसी से भी कम नहीं है। वर्ल्ड फोरम में, यूनाइटेड नेशंस में जाकर उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी इनके साथ एग्रीमेंट थी 1993 की कि हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके की झड़प या तमाशा नहीं करेंगे। ये इस को रिन्यू किया गया 1996 में। अब इन दोनों ट्रीटीज या अग्रीमेंट्स को छोड़ करके अगर आप गलवान में घुसने की कोशिश करते हैं और हमारा रास्ता हमारे ट्रूप्स की तरफ, जिस रोड को काटने का इनका प्लान था, वो हमारी पोस्ट तक जाती है, दौलत बेग ओल्डी जी। अगर आप उसी को काट करके बैठ रहे हैं तो इसका एक तरीका अंडरस्टैंडिंग का ये हो गया कि इससे ऊपर की टेरिटरी आपकी बन गई, परली तरफ पाकिस्तान है। तो हमने टू फ्रंट वॉर का न्योता दोनों को देना है कि तुम लोग हाथ मिला लो दौलत बेग ओल्डी पर या उसके ऊपर जो पास है, काराकोरम पास, 18,000 फुट का पास है, वही रास्ता सियाचिन को जाता है। तो मैम हम कमज़ोर तो नहीं है, हमको भी पता है सियाचिन का हमारे लिए क्या मतलब है, हमको भी पता है कि हमारी टेरिटरी है। अब चाहे वो गलवान हो, चाहे वो कुछ हो, अब इन्होंने ये कहा है कि हमने गोली फायर नहीं की। गोली नहीं फायर की तो लकड़ियों के ऊपर सरिये लगा करके आपने तहस नहस तो कर ही दिया जो करना था। वो दूसरी बात है कि हमने जवाबी हमला जो किया उससे आप हिले बैठे हैं और दुनिया को बताते हैं हमारे 4 ही शहीद हुए। कितने शहीद हुए ये आज का मुद्दा नहीं है, बट ये ज़रूर आज का मुद्दा है कि हमने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। जब एक बार हो ही गए गुत्थम गुत्थी, पैंगोंग सो में भी हुई, वहाँ पर भी हुई मैम, सिक्किम में। हाँ। जहाँ जहाँ ये छेड़खानी कर सकते थे वहाँ इन्होंने छेड़खानी की, बट हर एक जगह इनको समझ आने लगा है कि हिंदुस्तान को धक्का देने वाली बात नहीं रही। 1961-62 में आपने कर दिया सो कर दिया, वो चैप्टर क्लोज हो गया, बट उसके सबक हम नहीं भूले ना। 67 में आपको थोड़ी खानी पड़ी, फिर 87 में जो झड़प हुई थी वहाँ पर दोबारा आपको सुनना पड़ा। तो अभी आप होश में आ जाओ कि हिंदुस्तान को इस तरीके से धक्का देकर आगे बढ़ना आपके लिए ऑप्शन नहीं है। लेकिन होश में चीन तो नहीं दिख रहा है मेजर, क्योंकि हम देखें कि अगर जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो पाम स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं कि तिब्बत पाम है और फिर सिक्किम, नेपाल और ये सारा जो भारत के पड़ोसी राज्य जो हैं बनाते हैं, जो पाम बनाते हैं, उस पे चीन अभी भी देखा जाए तो एक एक करके है वो चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। इंडियन स्ट्रैटेजी फिर क्या किस तरह से इसको देख रही है, या फिर इंडियन आर्मी जो है इसको किस तरह से हैंडल कर रही है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैम जो टाइम ही आपको उसके सोल्यूशन दे देता है। एक एग्जांपल, आपने पाम की बात की तो बात करने दीजिए। ग्वादर आज कहाँ पर है? ग्वादर और अफगानिस्तान और ग्वादर के इलाके में, सिंध में 12-15 चीनी मारे गए हैं। मारने वाले पाकिस्तानी हैं। हमेशा चीन हल्ला मचाता है कि हमारे बंदे मारे गए, तुम लोग ध्यान नहीं देते, ये नहीं वो नहीं वगैरह वगैरह, बट फिर भी ये बातें होती रहती हैं। ग्वादर इस वक्त बंजर पड़ा है मैम। इतना जबरदस्त खर्चा कर करके वहां पर के जो लोग हैं, बलोच लोग हैं, वही खफा हो गए कि तुम कैसे बाहर से आकर के यहाँ घुस के बैठ गए। अब यहाँ इस बात को 2 मिनट के लिए छोड़ दें तो आप श्रीलंका जाइए,
जी। श्रीलंका बहुत खुश है चाइना के साथ में, मुल्क बर्बाद हो गया, उनके पास पैसा नहीं है। हिंदुस्तान ने जितना दे सकते थे दे दिया। ये भी जयशंकर साहब ने रिसेंटली बोला है कि हम ऐसा तो है नहीं कि अपने लोगों को नंगा करके आपको खिलाते रहें, बट इतना ज़रूर है कि हमने अपना धर्म समझ करके आपको मदद की है, करते रहेंगे हमेशा। इनडायरेक्टली ये श्रीलंका के लिए सबक दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो। जो आपके असली दोस्त हैं उनसे आपने थोड़ा फासला मेंटेन कर लिया। अब हम्बन तोता में ये करो वो करो, पॉइंट इज यूजलेस मैम। वो प्रेसिडेंट हट गए जो हम्बन तोता के थे, वो तहस नहस सब कुछ हो गया। और हिंदुस्तान से अब वो गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी रिफाइनरी आप दोबारा खड़ी करो, हमें मदद करो। अब इनको पुराने दोस्तों की याद आ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। गलती करना हो ही जाता है, गलती से सबक सीखना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि चीन ने अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर दिया है मैम। सबको सपने दिखा करके अफ्रीका में जाकर देखिए क्या तमाशा हो रहा है। वहाँ पर भी हर एक मुल्क में घुस करके उन्होंने सपने दिखाए हैं, फिर बताया कि आपके पास तो पैसा नहीं है तो इसलिए ये हम आपका ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। अभी आधा श्रीलंका तो इन्हीं का बन गया मैम। बिल्कुल। ग्वादर कहने को इनका है, बट उसका इनको फायदा क्या हुआ। इट इज अ नॉन फंक्शनल पोर्ट। हम्बन तोता इज अ नॉन फंक्शनल पोर्ट, एंड दिस मीन्स अ ह्यूज अमाउंट मैम. It means that a lot of money investment has been done by China, which has been senseless and conveys nothing and no meaning. So we should keep our powder dry. We should keep ready and not take anybody or any offer for granted, whichever country they might be. एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, चर्चा में निकल कर आई है सामने कि कितना जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है और इसको कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। फिलहाल चर्चा में छोटा सा ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। चर्चा द ट्रुथ में आज बातचीत हो रही है भारत और चीन के रिश्तों को लेकर। मेजर जनरल हमारे साथ हैं और अपनी जो एक्सपर्ट राय से हमें बता रहे हैं कि जो चीन की कोशिशें हैं वो वाकई में कितना रंग ला रही है। मेजर, अमेरिका अब पहले से ज़्यादा जो है वो वोकल हो गया है, खुलकर बोल रहा है कि हम भारत के साथ हैं। अगर चीन ने किसी तरह की कुछ गलत हरकतें की तो हमारी नज़र, हमारी निगरानी चीन की हरकतों पर है। इसे किस तरह से देखते हैं अमेरिका स्टैंड को? इसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल है मैम, और आंसर करने में काफ़ी आनंद भी आएगा मेरे को, प्लस नॉलेज शेयरिंग होगी आपके साथ। पहली बात तो ये है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर, उन्होंने ये बोला है कि हम किसी और मुल्क को हक नहीं देते कि हमारी सिचुएशन को वो इंटरप्रेट करें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलें। अब जिनको ये लेसन जाना चाहिए उनके लिए तो बड़ा क्लियर एंड कट एंड राइट लेसन गया है कि एक लिमिट होता है, उससे आगे अगर आप कोई एक्शन लें या सजेस्ट करें तो शायद वो ठीक नहीं रहेगा। इससे ये अनफ्रेंडली बात नहीं है, बट एक तरीका है कहने का कि हम एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री हैं, हम एक प्रोग्रेसिव डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें पता है हमारे लिए अच्छा या बुरा क्या है। तो इसका फ़ायदा हम इंटरनली करेंगे। अगर हमें किसी की राय या मदद चाहिए तो हम पूछेंगे ना। तो बड़ा पोलाइट तरीका है कहने का कि देखो हम बनाना रिपब्लिक से बहुत दूर हटकर एक बड़े रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं जिसको अपनी डेस्टिनी की बड़ी क्लियर परसेप्शन है, और वहाँ तक तो हम पहुँचेंगे ही। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू ये है मैम कि हमें अगर किसी मुल्क ने मदद की है दिल खोल करके, वो अगस्त 1971 में थी जब हमने रशिया से मदद मांगी। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन मुल्कों में गई थी उनकी मदद मांगने। उनको प्रेसिडेंट निक्सन ने उनसे मेल मिलाप किया 45 मिनट उनको वेट कराने के बाद। इनडायरेक्टली इशारा मिल जाता है कि वो उनको स्नब करना चाहते थे कि आप इतने भी हमारे साथ रलने मिलने वाले नहीं हैं कि आप आएँ तो मैं एकदम आपसे आके मिल लूँ। तो उस टाइम की इंदिरा गांधी ने ये बात नोट कर ली। साथ साथ जब फ्रांस गई, यूके गई, वगैरह गई, कई मतलब इनके साथ
बेसिक कर्टसी दिखाई गई और जो इनको मदद चाहिए थी, बिकॉज उस वक्त 10 लाख पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तानी आ चुके थे हिंदुस्तान में। तो इनको ये कहना था कि मेहरबानी करके ये आपका सरोगेट मुल्क है पाकिस्तान, इसको काबू तो करो, कंट्रोल तो करो। उस टाइम अमेरिका के प्लान चीन से हाथ मिलाने के थे, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए निक्सन ने और किसिंजर, हेनरी किसिंजर, इन्होंने खास इंटरेस्ट नहीं लिया। जिसने इंटरेस्ट लिया वो रशिया था। उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसकी ड्यूरेशन मेरे ख्याल 25 साल की थी। वो बोला था कि हम आपके साथ एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं जिससे अगर आपके पास आपके ऊपर हमला होगा हम साथ देंगे। बाकी दोहराने की जरूरत नहीं है मैम, वो दोस्ती यारी आज तक मेंटेन्ड है। बिल्कुल। हम यूनाइटेड नेशन में उनके खिलाफ वोट नहीं कर रहे। उसके प्रैक्टिकल रीजंस बहुत है मैम। हमारा उनके ऊपर डिपेंडेंस बहुत है। हमारी फौज की 70% इक्विपमेंट रशियन है और हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब बाकी मुल्क आकर कहें कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, तो ज़्यादातर ये तो व्यापार हो जाता है मैम कि आप महंगे महंगे सामान हमको दे दें, हम आपसे खरीद लें, तो इट्स ट्रांजैक्शन। इसमें मतलब अगर हम खरीद सकते हैं तो हम खरीद लेंगे, बट उसमें मेहरबानी की तो कोई बात नहीं हुई। तो इनडायरेक्टली जयशंकर साहब ने कम्युनिकेट कर दिया है कि ठीक है, आपका ऑफर टू हेल्प हमने नोट कर लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे बातचीत करेंगे। विच इज़ अ वेरी गुड आंसर आई वुड से, बिकॉज इट इज़ नॉन अलाइंड। इट सेज दैट वी नो वेयर वी आर एंड शुड वी नीड यू विल कम टू यू। ऐसे में चीन का ये कहना कि अमेरिका भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो चीन के इस बयान का क्या मकसद है? अपने अपने पक्षों को पेश करते हुए इसको देखना चाहिए मैम, और उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अमेरिका ने बोला है कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके LAC पर तमाशे करके हिंदुस्तान को बेबुनियादी प्रेशर पे डाल रहा है, और हम दुनिया के सामने ऐलान कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। चीन का ये कहना है कि इंडिया जिम्मेवार है इस तमाशे को करने के लिए, हाउएवर हम भी दोस्ती चाहते हैं। इंडिया का ये कहना है कि हम काबिल हैं फैसला करने के लिए कि हमको किससे मदद चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो हम पूछेंगे ना। तो इन्होंने तीनों मुल्कों ने अपने अपने स्टैंड क्लियर कर दिए। इसमें रिटन कमिटमेंट या कुछ ऐसा ठोस चीज जिसको मान करके हम आगे बढ़ें, ना किसी ने मांगी है ना किसी ने देनी है मैम, ये तो मालूम ही है सबको। तो इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में ले जाना, आफ्टर ऑल अभी ये देखिए कि इनके जो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं जनरल फ्लिन, हाँ जी, ये दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर के इन्होंने ऐलान किया जानबूझ के ताकि चीन सुन ले कि जो आपके बॉर्डर पर डेवलपमेंट हो रही है, LAC पर डेवलपमेंट हो रही है, वो अलार्मिंग है, अनयूजुअल है, ये है वो है। पर प्रॉब्लम ये है जो अमेरिका को समझनी चाहिए कि हमें आपकी सैटेलाइट की तो ज़रूरत नहीं थी ये चेक करने के लिए कि वो रेजिडेंशियल विलेजेस बना रहे हैं। उन्होंने मोबाइल टावर खड़े कर दिए, उन्होंने पैंगोंग सो पर पुल बना दिया, उन्होंने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, सड़कें बना दी। आफ्टर ऑल हमारा मुल्क है, हम ध्यान तो रखेंगे ही ना जी। और पूरी दुनिया को पता है मैम कि इंडिया की जो सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ हैं, हम बात नहीं करते। कितनी अच्छी बात है कि हम बात नहीं करते। अच्छी बात है कि दुनिया कहती है कि इनके पास सैटेलाइट की ज़बरदस्त काबिलियत है। तो फ्लिन के आने से पहले कोई पूछे कि क्या हमें मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है? थोड़ी बहुत हंसी मुंह से निकल आती है कि यार अमेरिका इतना भी हमें नादान ना समझे, ये तो हमें मालूम है और हमें क्या करना है ये भी मालूम है। एक इशारा दे रहा हूँ मैं, ये जो गांव बना रहे हैं क्राउडेड, 200-300 घर एक एक गांव में बॉर्डर पर बना रहे हैं, अगर चीन चाहे तो कीव को क्रिएट कर सकता है यहाँ पर। गांव वाले या सिपाही अंदर घुसा करके, और अगर वो टैंकों को वार करना चाहें तो इसके अंदर जो घुसे हुए लोग हैं जो IT सैवी हैं वो तहस नहस बर्बाद कर सकते हैं। बट अगर आप ये मान के चलें कि हमें ये सब मालूम है कि ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो मेजर इसके खिलाफ हम लेने वाले हैं वो तो मैं टेलीविज़न पे कहने से रहा। बट इतना ज़रूर कहूँगा कि हम ना नादान हैं ना बच्चे हैं, हमें मालूम है हमें अपने बचाव के लिए क्या करना है और कैसे करना है।
तो मतलब इन अदर वर्ड जो अमेरिकन वार्निंग लाकर दी है, अगर ना भी दी होती तो हमने क्या करना था, हमें तो मालूम है क्या हो रहा है ना। तो इसके ऊपर हम लोटपोट हो जाएं, लेट जाएं आपके सामने, कहें आपने हमें बता दिया, इससे पहले हम अनजान थे, नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। क्वाड कंट्रीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि दोस्ती कहीं ना कहीं जो है मजबूत हुई है भारत की अमेरिका की तरफ जो झुकाव है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो दूसरे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो, कहीं ना कहीं दोस्ती पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहरी हुई है। और हो सकता है कि बैकड्रॉप यही हो अमेरिका का इस तरह के स्टेटमेंट देने के पीछे। मैम, ये एक डेवलपमेंट है जिसके ऊपर बिना बात के शक करना बेवकूफ़ी की बात होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसमें इंडिया ने सोच विचार करके पैर रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने रखे हैं, अमेरिका ने रखे हैं, जापान ने रखे हैं, यही चार है ना क्वाड में। जी। इन चारों को चीन ने दुख दिया है। पॉइंट ये है, हमें ज़रूरी समझना है कि ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में नहीं है। कल क्या होने वाला है आपको मेरे को थोड़ा ना मालूम है। आज की तारीख में इट इज़ अ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ हैंड्स, ताकि इंडो पैसिफिक का जो एरिया है, साउथ चाइना सी का जो प्रॉब्लम है, ईस्ट चाइना सी का जो प्रॉब्लम है, ईस्ट चाइना फेसिंग जापान, साउथ चाइना फेसिंग मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनाई, ये जो कंट्रीज इमीडिएट फॉल करती, इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका ने एक तरीके से हैवी फंडिंग इस इलाके में कर दी है, ताकि चीन को एक फ्री रन ना मिलता रहे, जो आज तक चैलेंज होता ही नहीं था। अब इंडिया को भी जाहिर बात है बहुत फ़र्क है, बिकॉज असर पड़ेगा अगर यहाँ पर कोई ऐसा तमाशा हो गया जिसमें चीन हावी पड़ जाए, तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को काबू में, कंट्रोल में रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एम ये है कि चीन को ठिकाने में रखा जाए विदाउट एनी डिक्लेरेशन ऑफ एनी मिलिट्री इंटेंट। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। और पिछले साल एक्साइज हुई है मैम, बहुत बड़ा इनका जहाज है USS थियोडोर रूजवेल्ट, उसके साथ हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, करते रहेंगे। हम बाकी लोगों के साथ इनके साथ मूव करते रहते हैं। इंडियन नेवी की हरकतें इस इलाके में बढ़ गई हैं, जो एक तरीके से कन्वे कर रहा है कि हम सिक्योरिटी के लिए बहुत कीन हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं और अपना नुकसान नहीं होने देंगे किसी हालत में। इसकी वजह से आले दुआले मुल्कों का भी असर पड़े, पॉजिटिव असर पड़े, कितनी अच्छी बात है जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं चर्चा में, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। बातचीत हो रही है भारत और चीन के रिश्तों पर। मेजर, चीन ने जिस तरह से इंडिया के नेबरहुड को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके और अपना जो है वो टेरिटरी लगातार बढ़ाने की, जो आपने पहले भी बोला था कि क्रीपिंग फॉरवर्ड वाली जो स्ट्रैटेजी है, उसे वो आगे बढ़ता रहा। कई जगह पे कामयाब भी हुआ, कई जगह पे शायद जितनी इन्वेस्टमेंट थी उतना फ़ायदा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से ये चूक हुआ है, चाहे वो श्रीलंका की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, या फिर कहें कि भूटान की भी बात की जाए। भारत इस तरफ से अब कितना संभला है? मेरा ये एक्सपीरियंस और औकात नहीं है मैम कि मैं गवर्नमेंट पॉलिसी की नुक्ताचीनी करूं। एट द सेम टाइम एज एन ऑब्जर्वर जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन कंट्री गुड, मैं ये कहूँगा कि हमें अपने जो नेबरिंग मुल्क हैं अलावा पाकिस्तान के, हमें उनके साथ जो पुल बनाने की रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव्स, ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर शायद मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की अब से ये कोशिश है पिछले कुछ महीनों से कि इनकी तरफ जो हमारी रीचिंग आउट है या इनसे दोस्ती यारी का इजहार करना हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट।
खास करके देख करके कि एक दो मुल्क निराश हो गए हैं चीन के साथ। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, फॉर एग्जाम्पल नेपाल। इनको खटास आ गई है इनके रिश्तों में। पाकिस्तान भी अगर देखा जाए तो जो ग्वादर में हो रहा है वो उनके हित में नहीं है मैम। कंट्री तो टूटने वाली है, बिल्कुल। फाइनेंसेस नहीं है, और जो भी पैसे हैं वो दे ओ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू चाइना, जिसकी वजह से उनका सब कुछ जा सकता है। तो इसका एडवांटेज लेते हुए, चाइना की कमजोरी देखते हुए हमें सूट करेगा कि हम इन सब मुल्कों से एक ऐसा रिश्ता बनाएं कि ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा ध्यान दें और एंटी इंडिया एक्टिविटी को अपनी तरफ से ये रोकने की पूरी कोशिश करें। दिस विल बी अ रिक्वायरमेंट। इसमें एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जी हैं इनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक ऐसे चाइनीज़ फिलोसोफर को अपना गुरु मान लिया है जो इससे पहले नहीं था मैम। ये सुन त्जू नहीं है, ये कन्फ्यूशियस नहीं है, ये एक नया नाम है, उनका नाम है हान। ये भी 2500 साल पुराने हैं। उस टाइम की बात करते थे जब चीन में वॉरिंग स्टेट्स थी और आपस में गुत्थम गुत्थी चलती रहती थी। उस टाइम के ये पैदा हुए थे। इनका नाम हान है और इनका असूल जो था वो जी का असूल बन गया है। जी ने अपने लेक्चर्स में पिछले 15-20 साल में बार बार हान को कोट किया है और बोला है कि ये जो बोलता है ठीक है। बाद में उनको शायद समझ आई, या पहले से पता था, कि माओ भी इनको मानते थे, हान को मानते थे। इनका बेसिक कहना ये है कि जिसके पास फोर्स है और जिसके पास स्ट्रेंथ है उसके पास पावर है। फोर्स प्लस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पावर। जी यही कर रहे हैं। इसको अचीव करने का असूल हान ने बताया है कि बड़ी बेरहमी से पनिशमेंट दो अगर कोई छोटी सी भी गलती करे, और अगर सही करे तो उसको गले लगा लो। आप अगर कार्रवाइयाँ इनकी नोट करें तो इस फॉर्मेट के बीच में चल रही हैं, और ये हमें शायद समझना पड़ेगा। अगर हमने LAC को मेंटेन करना है तो हमें मान के चलना पड़ेगा जो हमारे पक्ष में हमारे खिलाफ बैठा हुआ है, बेशक वो डिफेंस मिनिस्टर है या उसका बॉस है, उन्होंने इससे कम करना ही नहीं है। सेकेंडली, अगर LAC की प्रॉब्लम आज नहीं ख़त्म होती, 50 साल के बाद ख़त्म होती है, तो इसमें हमें इतनी तकलीफ क्या है? अगर इतना टाइम लगता है तो लगने दो। इसकी वजह से अगर हम अपने आप को ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इसको ध्यान दे करके probably we will do better, because किसी ना किसी की मोटिवेशन मालूम करना ज़रूरी है। इन्होंने पक्ष हमारा पकड़ लिया था कि ये लोग हिंदी चीनी भाई भाई बुद्धिजीवी की बात करेंगे तो हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं 1961-62 में। आज जी की ये सोच है, जिनपिंग की आज ये सोच है। अगर हम इसको समझ लें कि इनके असूलों में बेरहमी कहीं भी नहीं है, गिव कहीं भी नहीं है, टेक एंड टेक है, तो इसको हम मान करके इनकी मिठियों में या इनकी बातचीत में हम ना आए तो हमें अक्लमंद और एक प्रोग्रेसिव नेशन माना जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि हमें इस तरीके की सोच करनी चाहिए। और एक इंडिया का जो ड्रीम है कि एज अ सॉफ्ट सुपर पावर, जो कि चीन के नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है, जो लोगों को प्रॉस्पेरिटी और पीस मेंटेन करने में हेल्प करेगा, उससे कितना जो है उस ड्रीम को कितनी मदद मिलेगी? मैम, जिस कंट्री के बॉर्डर्स सिक्योर हैं उसका इंटरनल रिजल्ट तो हैप्पीनेस होगा ही मैम। अगर आपके बॉर्डर्स ही कमज़ोर हैं और आपका पूरा ध्यान बॉर्डर्स की फायर फाइटिंग में जा रहा है तो कंट्री की डेवलपमेंट तो फिर पीछे पड़ ही जाएगी। तो मेरे ख्याल किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत अमेरिका लकी है उसकी मनरो डॉक्ट्रिन में। एक्चुअली अमेरिका एक आइलैंड है, चारों तरफ समुंदर है। बिल्कुल। बाकी जितने भी मुल्क हैं दुनिया में वो ऐसे नहीं है। तो हर एक को अपनी सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है मैम। बिल्कुल। आफ्टर ऑल रशिया भी तो सिक्योरिटी के लिए ही लड़ रहा है। अगर यूक्रेन जाता है तो नेटो साथ आके बैठ जाएगा। तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी कि बॉर्डर्स हमारे सिक्योर रहें, फौज बहुत मजबूत रहे, इसको ताकतवर रखो।
ऑब्वियसली सिविल कंट्रोल में है तो हमेशा आपका ऑडियंस मानेगी बिल्कुल। तो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। बट अगर आपके बॉर्डर सिक्योर हैं तो अंदर खुशी तो रहेगी मैम, और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस रहेगा, ये मेरी सोच है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इंडिया और चीन के जो रिश्ते हैं वो क्या कहते हैं, और इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है, जो चेंजेस आए हैं वो कितना बड़ी उम्मीद दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से मैं चर्चा में शामिल होने के लिए करूँगी। तो चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।